बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज तमाम व्यूवर्स के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि हम बाकायदा जो है एक एपिसोड वाइज एक नई सीरीज़ जो है वीडियो की वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें चूँकि इंडिविजुअल की जो रिटर्न है, सैलरी इंडिविजुअल की जो रिटर्न है, या नॉर्मल जो छोटी मोटी रिटर्नें होती हैं इंडिविजुअल की, वो ईजी हैं। और बहुत सारे प्रैक्टिशनर, बहुत से दोस्त जो हैं वो ऑलरेडी गो थ्रू हैं उनसे। तो आजकल चूँकि क्वारंटीन का माहौल है और तमाम लोग जो हैं वो लॉकडाउन की वजह से घरों में मौजूद हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी सीरीज़ शुरू की जाए जिसके तहत जो है बहुत से लोग जो कंपनी की रिटर्न है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की रिटर्न है, या हैवी किस्म की एक बिज़नेस इंडिविजुअल की रिटर्न है जिसके अंदर डेप्रिसिएशन भी है, जिसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक को भी देखना पड़ता है, जिसके अंदर प्रॉपर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। तो उस वक्त जो कम्प्लेक्सिटी है उस रिटर्न की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल या सिंपल रिटर्न। तो उन चीज़ों को देखते हुए हम एक सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें एपिसोड वाइज सबसे पहले हमारी कोशिश होगी कि जो बेसिक्स हैं उनको कवर किया जाए। क्योंकि देखें, रिटर्न के अंदर वैल्यूज़ को पंच करना ये काम नहीं है, बल्कि उस वैल्यू के पीछे क्या सीन है, उस वैल्यू के पीछे कौन कौन सी लीगल लिमिटेशंस हैं, कौन कौन सी प्रोविजंस हैं, कौन कौन से रेट्स हैं, क्या अपडेट्स हैं, तो वो तमाम लॉजिक्स को क्लियर किया जाए। ताकि तो ये शुरू की कुछ वीडियोस होंगी जिसमें सिंपल हम कुछ बेसिक आइडियाज़ के ऊपर रोशनी डालेंगे, जिससे हमारा जो चैनल का जो सब्सक्राइबर है, जो व्यूअर है, वो कम से कम इस काबिल हो जाएगा कि वो एक बेसिक लेवल की जो रिटर्न है उसको वो फाइल करने का काबिल हो जाएगा। और या बेसिक टू एडवांस आप कह सकते हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या एक हैवी किस्म की ईओपी है, उसके फाइनेंशियल से उसने डाटा किस तरह अखज़ करना है, उसको किस तरह से वर्क बैक करना है, और वर्क बैक करके उसको टैक्सेबल प्रॉफिट्स के अंदर टैक्सेबल इनकम और टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्सेबल जो अकाउंटिंग से टैक्स में उसने किस तरह ट्रांजिशन करनी है, क्या क्या वैल्यूज़ को ऐड बैक करना है, किसको लेस करना है, तो वो हम डिटेल में देखेंगे। तो आज हम सिंपल जो है वो बेसिक प्रिपरेशन है कि अगर आपके पास एक रिटर्न आती है, एक कंपनी का काम आपके पास आता है और आप फाइल करने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या बेसिक प्रिपरेशंस आपको करनी होगी, पहली एपिसोड के अंदर हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज की जो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिक प्रिपरेशन की जो है वो आउटलाइन हमारी क्या होगी। बिफोर गेट इन टू द डिटेल डिस्कशन, इस वक्त हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये इसमें इस व्हाट्सएप ग्रुप में पूरे पाकिस्तान से प्रैक्टिशनर्स हैं, और यहाँ पे हम अपडेट्स, डिस्कशंस और जो भी आपके टैक्स के मसाइल हैं उनके ऊपर बड़ी सैर हसल जो है वो हमारी डिटेल जो है वो डिस्कशन होती है। आप इसका पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक के ऊपर दी टैक्स मैविन के नाम से पाकिस्तानी टैक्सेस के ऊपर एक ग्रुप मौजूद है, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा आपसे दरख्वास्त ये होगी कि हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये चैनल इंशाल्लाह जो आपकी प्रैक्टिस है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है और टैक्स की अवेयरनेस और अपडेट्स हैं उसमें यकीनन जो है वो इजाफ़ा करेगा। अब चलते हैं अपनी आज की आउटलाइन की तरफ। तो आउटलाइन देखें, बड़ी बेसिक सी मैंने रखी है, ताकि सबसे पहले तैयारी, जो एक मेंटल तैयारी आपकी होनी चाहिए, जो मेंटल प्रिपरेशन होनी चाहिए बिफोर गेट इन टू द डिस्कशन। अगर आप नोट करें तो मैं आपको सिंपली सीधा डिस्कशन और पंचिंग उस पर नहीं लेके जा रहा है, क्योंकि देखें वैल्यूज़ अगर आपके पास आ जाती हैं उसको उठा के रिटर्न फॉर्म के अंदर डालना ये कोई बड़ा आर्ट नहीं है। बड़ा आर्ट ये है कि आपके पास फाइनेंशियल्स हों, एक कंपनी का एनुअल जो है वो अकाउंटिंग डाटा मौजूद हो, उस डाटा से आप टैक्स की जो पूरी वर्किंग है उसको प्रिपेयर करें। ये सबसे टेक्निकल काम है। तो सबसे पहले देखें कि हम डिस्कस कर लेंगे कि आपने जो देखना है वो नेचर ऑफ़ द बिज़नेस देखना है, वो आगे डिटेल स्लाइड्स में हम देख लेते हैं जाके। उसके बाद आपने रिजीम देखनी है कि ये जो कंपनी, ये एओपी या बिज़नेस जिसका मैं रिटर्न करने जा रहा हूँ, उसकी जो इनकम है वो किस रजीम के अंदर फॉल करती है, इसका बड़ा क्लियरली आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उसका ये देखें कि अगर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मौजूद है जिस बिज़नेस का आप रिटर्न करने जा रहे हैं, वो कौन कौन सा लॉ के अंदर मौजूद है, उस पर क्या लिमिटेशंस हैं, उसका भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उस बिज़नेस से रेलेवेंट टैक्स क्रेडिट्स, विद होल्डिंग टैक्सेस, एडवांस टैक्सेस, एग्जाम्पशंस, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद उस
के ऊपर ACT जो है और मिनिमम टैक्स की क्या इम्प्लीकेशन है, सुपर टैक्स लगता है या नहीं लगता, ये किन पे लगता है, उसकी क्या लिमिटेशन है, इसका आपको पता होना चाहिए। डेट ऑफ फाइलिंग्स जो हैं, अब ये देखना होगा कि आप जिस कंपनी या बिजनेस इंडिविजुअल की रिटर्न करने जा रहे हैं, ये AOP की रिटर्न कर रहे हैं, क्या वो नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो कर रही है या स्पेशल टैक्स ईयर है, उसके ऊपर क्या है। और उसके बाद एंड पे हम देखेंगे कि आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए आपके पास, क्या वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे हैं बिफोर गेट इन टू द फाइलिंग। तो ये चीज़ें इसको थोड़ा सा आगे डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले अब हमारे पास है कि हमने ये देखना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि नेचर ऑफ बिज़नेस बड़ी ज़रूरी है। देखें, जैसे आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, क्या वो ख़ुद प्रोडक्शन कर रहे हैं या वो एक सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री है। सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री के लिए जो है आपको पता है कि उसकी रिटर्न जो है वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरर। इस तरह ट्रेडर जो है, अब ट्रेडर की जो है होल सेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो सिंपली सामान लेता है और उसी हालत में आगे बेच देता है, तो उसको हम ट्रेडर कह रहे हैं। अब ट्रेडर की रिटर्न जो है उसको करने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि वो मैन्युफैक्चरिंग से मुख्तलिफ होती है। आल दो स्टॉक उसमें होता है लेकिन वो मैन्युफैक्चरर से कदरे मुख्तलिफ है। इस तरह डेवलपर और बिल्डर जो अभी नया रूल आए हैं उसके मुताबिक या एग्जिस्टिंग जो है वो 7C और 7D की जो रिटर्न होती है, अब वहाँ पे टैक्सेस, उनका एडवांस टैक्सेस कैसे होते हैं और उसके बाद उनको रिटर्न फॉर्म के अंदर हमने कैसे डालना होता है। तो और उसके बाद NGO या NPO, अब ये भी एक डिफरेंट नेचर है बिज़नेस की। एक बिज़नेस मैं कह रहा हूँ बल्कि एक एक्टिविटी है जिसके अंदर प्रॉफिट तो कोई नहीं है, बट उसके कुछ ज़ाहिर है ग्रांट्स आ रही हैं, उसको डोनेशंस आती हैं, तो उसके भी एक्सपेंसेस होते हैं, उसका भी प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो पूरा एक अकाउंट होता है, उसका भी एक रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो बनता है। सॉरी मैं वो कह रहा हूँ। तो अब इन सारे बिजनेसेस का जो सबसे पहले आपको नेचर पता होनी चाहिए, नेचर के बाद उनकी ट्रीटमेंट्स आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले जब भी आपके पास रिटर्न आती है वो रुकें और सोचें कि इस बिज़नेस की नेचर क्या बनती है, क्या वो मैन्युफैक्चरर है, क्या वो ट्रेडर है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो डेवलपर या बिल्डर है, वो एग्जिस्टिंग के मुताबिक या अभी जो नई अमेंडमेंट आई है लॉ के अंदर उनके मुताबिक है, उनकी रिटर्न कैसे होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद NGO या NPO की अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि उसकी डोनेशंस को, उसकी जितनी भी असिस्टेंस उसको मिल रही है उसको कैसे ट्रीट करना है, उसके एक्सपेंसेस को आपने कैसे शो करना है। तो ये तमाम चीज़ें, तो इसलिए जब भी आप रिटर्न करें उसका सबसे पहले आपको बिज़नेस की नेचर पता होनी चाहिए कि आप काम क्या करने जा रहे हैं, किस बिज़नेस का काम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि आपको टैक्स रिजीम पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि बेसिकली 3 तरह की टैक्स रिजीम होती है, एडजस्टेबल टैक्स, मिनिमम टैक्स और फाइनल टैक्स। अब इन तीनों की अलग अलग अफादियत है, इन तीनों के ऊपर जो है वो सेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट अप्लाई होते हैं और इनकी जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट होती है। लेकिन अब हमें देखना ये है कि आप एक रिटर्न फाइल करने लगे हैं, उसके अंदर जो इनकम है उसकी वो क्या सिर्फ एक रजीम में फॉल करती है। अगर फ़र्ज़ करें एक कंपनी AOP की जो है एक से ज़्यादा इनकम स्ट्रीम्स हैं, अब हर इनकम स्ट्रीम जो है वो डिफरेंट रजीम के अंदर फॉल करती है, तो इस सूरत में वो मिक्स बन जाती है। आपको जैसे पता है कि ज़्यादातर जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे पास 2 फॉर्म होते हैं कि 114 का फॉर्म होता है जिसको हम नॉर्मल रिटर्न कहते हैं, और इसके बाद जो है एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्सेशन जो होती है 115(4) में होती है। तो सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, अगर सिर्फ़ और सिर्फ आप जिस कंपनी की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उसकी इनकम स्ट्रीम फाइनल टैक्स के अंदर फाइल करती है, उस सूरत में आप 115 की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी कंडीशन है, जैसे फ़र्ज़ करें एक कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, 153(1)(a) के तहत वो गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अब वो बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसका जो 153(1)(a) में टैक्स कटता है वो एडजस्टेबल है। अब जब एडजस्टेबल आ गया तो उसका मतलब हमें समझ आ गई उसकी रजीम क्या है, एडजस्टेबल रजीम है, तो उसके लिए हमने फॉर्म कौन सा लॉन्च करना होगा, वो नॉर्मल करना है। उसके बाद अगर एक कंपनी है वो मिनिमम टैक्स के अंदर या AOP फॉल करती है तो उसके लिए जो फॉर्म होगा वो मिनिमम के लिए भी आपको पता है एडजस्टेबल हो या मिनिमम हो या इन दोनों का मिक्स हो, उस सूरत में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अपना है वो शो करना पड़ता है हमें। तो
अब आप देख रहे हैं कि अगर तो एक कंपनी है वो दोनों तरह की इनकम के अंदर फॉल करती है तो उस सूरत में भी उसे नॉर्मल फॉर्म देना होगा। अगर एक कंपनी है वो तीनों तरह की स्ट्रीम में आ रही है, जैसे कि वो उसका कुछ टैक्स जो है वो एडजस्टेबल है, कुछ टैक्सेस जो हैं उसके वो मिनिमम में हैं, और कुछ वो सप्लाईज़ वगैरह भी कर रही है तो वो फाइनल के अंदर आ रही है। तो अगर तीनों तरह की डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स हैं उसकी, उस सूरत में भी आपने नॉर्मल फॉर्म पे ही जाना है। और अगर आपका एडजस्टेबल और फाइनल का कम्बिनेशन बनता है, एक से ज़्यादा स्ट्रीम्स आपकी हैं, तो उस सूरत में भी आपने जो रिटर्न, आपने जो फॉर्म लॉन्च करना है, जो सेलेक्ट करना है, वो आपने 114 का करना है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी रिटर्न करें, नेचर के बाद जो अगली चीज़ आपको पता होना चाहिए, बिज़नेस सिलेक्शन के बाद, नेचर ऑफ बिज़नेस सेलेक्ट करने के बाद वो उसकी रिजीम का है। आपको रिजीम का आइडिया होना चाहिए कि वो कंपनी या AOP या जिस चीज़ की आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं वो आती किस रिजीम के अंदर है। वो सिंगल स्ट्रीम है उसकी इनकम की या मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं। अगर मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं तो वो मल्टीपल स्ट्रीम्स किस किस रिजीम के अंदर फॉल करती हैं, और अकॉर्डिंगली फिर आपने जो है वो रिटर्न का फॉर्म जो है वो सिलेक्ट करना होता है। इसमें देखें, जो FBR की तरफ से आपको पता है कि अगर आप क्विक एक व्यू लेना चाह रहे हैं कि आपको रिजीम की समझ नहीं आ रही होती, तो जो विदहोल्डिंग का एक उन्होंने एक समरी बनाई होती है, एक FBR हर साल जो है वो इशू करता है नए रेट्स। तो उसमें अगर आप सबसे एंड वाला कॉलम देखें जहाँ पे टैक्सेशन स्टेटस लिखा होता है, तो वहाँ पे इनकम की जो रिजीम है वो लिखी होती है कि ये वाली जो टैक्सेबल इनकम है ये किस रिजीम में फॉल करती है। जैसे अभी एग्जांपल में आपको मिनिमम टैक्स नज़र आ रहा है, तो अगर फ़र्ज़ करें कंपनी का मिनिमम टैक्स है तो वो सिंपली 114 का फॉर्म इशू जो है वो फ़ाइल करेगी, क्योंकि उसको अपने पूरे इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस जो है अकाउंट डालना है, उसको अपने डेप्रिसिएशन, उसको अपने तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को शो करना है। तो इसलिए अगर आप FBR का जो विदहोल्डिंग टैक्स का एक टेबल होता है वो आप जाके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वो तमाम तरह की जो इनकम्स हैं उनके आखिरी वाले कॉलम के अंदर उनकी रिजीम लिखी होती है, आप वहाँ से जाके उसको कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये है कि कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स होती हैं, जैसे कि अभी मैं अगर आप एक फार्मा की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की रिटर्न कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो है डिडक्शन नॉट अलाउड में जाके अगर आप देखें तो एक स्पेशल उन्होंने कदगन लगाई है कि आपका जो पब्लिसिटी, प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट का ख़र्चा है वो 10% ऑफ द टर्नओवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप रिटर्न फाइल करते हुए, अब देखें अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो जब भी मैं उसका जो एडवर्टाइजमेंट का जो या पब्लिसिटी का जो हेड है उसके अंदर जब इनकम उसकी जो एक्सपेंस है वो डालना जा रहा हूँ, तो मुझे मेरे जहन में ये चीज़ होनी चाहिए और मुझे इस बात का पता होना चाहिए कि मैं 10% ऑफ टर्नओवर से ज़्यादा एक्सपेंस जो है वो इनका जो मार्केटिंग एक्सपेंस है वो मैं क्लेम नहीं कर सकता। तो इस तरह जिस बिज़नेस का भी आप देखें उसकी स्पेशल जाके नीचे आपको ट्रीटमेंट्स जो हैं, जो स्पेशल ट्रीटमेंट उस बिज़नेस की हैं वो पता होनी चाहिए। ये मैं यहाँ पे मैंने एक की एग्ज़ाम्पल आपको दी है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो जब भी आपको रिटर्न फाइल करें उसके टैक्स क्रेडिट्स आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से बिज़नेस जो हैं, इस बिज़नेस की को मद्देनज़र रखते हुए मैन्युफैक्चरर है, न्यूली इस्टेब्लिश है, उसने कोई नई इन्वेस्टमेंट की हुई है। जैसे पिछले दिनों आपको पता होगा कि नए ग्रेजुएट्स को अकोमोडेट करने के ऊपर भी उन्होंने बाकायदा जो है वो कुछ टैक्स क्रेडिट्स दिए हुए हैं। तो जितने मतलब टाइप्स के भी टैक्स क्रेडिट्स इन्वॉल्व हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद विदहोल्डिंग टैक्सेस, जिस भी बिज़नेस और नेचर का आप रिटर्न करने जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर कौन कौन सी क्लासेस और कितना कितना जो है विदहोल्डिंग टैक्स लगता है। एडवांस टैक्सेस के बारे में आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर उन्होंने एडवांस टैक्स अगर उनके विदहोल्ड हुए हैं तो वो भी आपने क्लेम करने हैं, तो वो भी आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि 235, 236 के ऊपर जाके कौन कौन से एडवांस टैक्सेस हैं जो स्पेसिफिक जिस कंपनी की मैं रिटर्न करने जाऊँ उस पर लागू होते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पशंस हैं। बहुत सी कंपनीज़ जो हैं उनके ऊपर मिनिमम टैक्स की एग्जाम्पशन होती है, विदहोल्डिंग की एग्जाम्पशन होती है और बहुत सी मुतअद्दिद एग्जाम्पशंस मौजूद हैं। तो जब भी आप करें तो ये 4-5 चीज़ें जो हैं इनको बिफ़ोर गेटिंग इनटू द कैलकुलेशन, बिफ़ोर पंचिंग डाटा इनटू द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, आपको ये सारी चीज़ें जो हैं एक दफ़ा रिकॉल जो है वो कर लेनी चाहिए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे। नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मिनिमम टैक्स, अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स और सुपर टैक्स।
ये कब लागू होता है, इसकी क्या लिमिटेशन है। जैसा कि आपको पता है कि मिनिमम टैक्स 113 के अंदर जो है तमाम रेजिडेंट कंपनियों के ऊपर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर ये चार्ज किया जाता है, और इसके डिफरेंट कंपनीज़ के लिए डिफरेंट रेट्स मौजूद हैं। 1.5% जो है वो नॉर्मल है, बाकी डिफरेंट कंपनी के लिए ये वेरी भी करता है। बिज़नेस इंडिविजुअल जो है अगर तो उसका टर्नओवर जो है फॉर द ईयर वो 10 मिलियन से ज़्यादा है, और तो उस सूरत में लागू होगा। एओपी के लिए भी 10 मिलियन से अगर ज़्यादा टर्नओवर है फॉर द ईयर तो उसके ऊपर जो है वो मिनिमम टैक्स लागू होता है। अदरवाइज़ इससे बिलो अगर जो है वो 10 मिलियन से बिलो टर्नओवर है फॉर द ईयर तो उसके ऊपर जो है वो मिनिमम टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होता। अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स जो है, जैसे कि आपको पता है कि ये अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर जो है वो चार्ज होता है। तो जितना भी आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा, और ये भी सिर्फ रेजिडेंट कंपनीज़ जो हैं उनके ऊपर चार्ज होता है, ये एओपी और इंडिविजुअल के ऊपर जो है वो लागू नहीं होता। सुपर टैक्स है। अब सुपर टैक्स का इतलाक़ जैसा कि आपको पता है कि ये बैंकिंग कंपनीज़ के ऊपर होता है, और अदर देन बैंकिंग कंपनीज़ का अगर 500 मिलियन जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर होता है तो उस सूरत में उनके ऊपर जो है वो सुपर टैक्स का इतलाक़ होता है। इससे बिलो जितने भी होंगी कैटेगरीज़ उनके ऊपर जो है वो इसका इतलाक़ नहीं होता। तो जब भी आप रिटर्न फार्म किसी की कंपनी की एओपी की करने जा रहे हों तो उनके रेवेन्यू के हिसाब से, उनके टर्नओवर के हिसाब से ये तीनों टैक्सेस जो हैं इनका इतलाक़ होता है। वो आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर मिनिमम लगता है नहीं लगता, अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स चार्ज होता है नहीं होता, या सुपर टैक्स इसके ऊपर चार्ज होता है या नहीं होता। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है डेट ऑफ फाइलिंग। ये बड़ी ज़रूरी हैं और अहम है, ये इसका आपको पता होना चाहिए कि देखें जैसे कि दो तरह के होते हैं, नॉर्मल टैक्स होते हैं या स्पेशल टैक्स होते हैं। नॉर्मल जैसा कि हमारे आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जून से जुलाई तक का जो है, जुलाई से जून, 1 जुलाई और 30 जून तक जो है हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर होता है। अगर तो किसी कंपनी की जो क्लोजिंग डेट है, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग डेट वो 1 जनवरी से 30 जून के दरमियान अगर वो क्लोज़ होती है तो ऐसी तमाम कंपनियां जो हैं वो 31 दिसंबर को उसी साल के जो होंगी रनिंग ईयर की, फ़र्ज़ करें अगर मैं 2020 की बात करता हूं तो अगर एक कंपनी जो है उसका फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 जनवरी 2020 से 30 जून के दरमियान क्लोज़ होता है, वो मार्च में क्लोज़ होता है या जून में होता है, तो उसे इसी साल के एंड पे यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको फ़ाइल करना होगा। ये नॉर्मल टैक्स ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ कंपनीज़ हैं जो इंटरनेशनल हैं और मल्टीनेशनल्स हैं, तो वो ज़ाहिर है अपनी उनकी जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो बायर ऑर्गेनाइजेशन हैं, पेरेंट कंपनीज़ हैं, वो दिसंबर में अगर क्लोज़ होती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उनके लिए स्पेशल टैक्स ईयर है उनका, क्योंकि वो जून में क्लोज़ नहीं हो रही, वो जाके दिसंबर में क्लोज़ होती हैं। इसके अलावा जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के अंदर, बैंक्स हैं, तो वो तमाम बैंक भी जो हैं वो भी 31 दिसंबर को उनका ईयर क्लोज़ होता है। तो ज़ाहिर है जब ईयर क्लोज़ होता है तो ये स्पेशल ईयर में आ जाते हैं, यानी कि ये 1 जुलाई से 31 दिसंबर के दरमियान कहीं क्लोज़ हो रहे हैं। अगर ये क्लोज़ होते हैं तो फिर जैसे कि अगर हम 2021 की मिसाल लें, अगर एक कंपनी है वो 31 दिसंबर 2020 को जाके अपने फाइनेंशियल जो है वो फाइनेंशियल ईयर उसका क्लोज़ होता है, तो उसको नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर जो होगा 30 सितंबर 2021 में जाके अपनी जो है रिटर्न वो फाइल करनी होगी, तो उसको हम कहते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। इसके अलावा आपको जैसे पता है कि इन केस ऑफ बिज़नेस इंडिविजुअल और अदर देन कंपनी, तो उस सूरत में वो 30th डे ऑफ द सितंबर जो है, यानी कि कंपनियों के अलावा जितने भी इंडिविजुअल हैं या एओपीज़ हैं उनकी रिटर्नें जो हैं वो 30 सितंबर तक जो हैं वो फ़ाइल होती हैं। तो ये डेट ऑफ फाइलिंग है। जिस भी कंपनी की आप रिटर्न फाइल करने लगें, एओपी की, बिज़नेस इंडिविजुअल की, उसका देखें क्लोजिंग ईयर कौन, उसका फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज़ हो रहा है, वो नॉर्मल टैक्स ईयर में फ़ॉल करती है या स्पेशल के अंदर फ़ॉल करती है। नेक्स्ट हमारे पास कोई टैक्स रेट्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्मॉल कंपनीज़ के लिए जो फॉर द टैक्स ईयर 2020 उनके लिए जो है वो 23% है, बैंकिंग कंपनीज़ के लिए 35% है, और ऑल अदर कंपनीज़ के लिए जो है वो 29% जो है वो टैक्स रेट है। एओपी और बिज़नेस इंडिविजुअल का जैसे कि आपको पता है कि डिवीजन 1 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल के मुताबिक स्लैब रेट्स होते हैं। तो एओपी की अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो आप इन स्लैब्स को फॉलो करेंगे, इनकी इनकम
इनका जो है वो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्मॉल कंपनी से क्या मुराद है, क्योंकि वो थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि अगर देखें कंपनी, अगर जो अब देखें नॉर्मल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर 29% है। स्मॉल कंपनी आपको देखना होगा, ये भी देखना पड़ेगा कि अगर जिस कंपनी की आप रिटर्न कर रहे हैं क्या वो स्मॉल कंपनी तो नहीं है। स्मॉल कंपनी के लिए आप देखें नीचे उन्होंने कहा है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व जो हैं और कैपिटल उनका जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उनके एम्प्लॉइज़ जो हैं वो तकरीबन 250 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और उनका जो टर्नओवर है एनुअल वो भी जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा अगर नहीं है, और वो नई कंपनी बनी है, पिछली किसी कंपनी को तोड़ के आपने नहीं बनाई, और वो कंपनीज़ ऑर्डिनेंस के तहत पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है आफ्टर 1 जुलाई 2005, तो ऐसी कंपनी जो है वो क्वालिफाई करती है स्मॉल कंपनी के लिए। तो उसके लिए जो आपका टैक्स रेट होगा वो 23% होगा। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करें इस चीज़ का जो है वो ख़ास ख्याल रखें कि जिस कंपनी की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं कहीं वो स्मॉल कंपनी तो नहीं। अगर स्मॉल कंपनी है तो आप उसका रेट भी जो है वो अकॉर्डिंगली चार्ज करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। देखें कंपनी जो है, जो प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने फाइनेंशियल्स जो हैं वो बनाएगी। या फाइनेंशियल जो है जब बनते हैं तो ज़ाहिर है ऑडिटर जो है उसको वेट करता है कि उसका रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंसेस कितने हैं, उसका बैंक बैलेंसेस कितने हैं, क्लोजिंग स्टॉक उसका कितना है, उसकी बोरोइंग कितनी है, उसकी जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज़ क्या हैं। तो ये सारी फिगर्स जो आपको चाहिए होती हैं, उसका टैक्स कितना विदहोल्ड हुआ है, ये सारी फिगर्स आपको वो कंपनी फाइनेंशियल से जो हैं वो मिल जाती हैं। तो इसलिए अगर आप कंपनी का कर रहे हैं और वो आपको प्रॉपर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाती हैं तो इट्स एनफ कि इससे आप जो है वो अपनी जो वर्किंग आपने बनानी है रिटर्न की वो आप बना सकते हैं। एओपी के लिए चूँकि ज़रूरी नहीं होता कि वो अपने फाइनेंशियल्स बनाए, क्योंकि एससीसीपी की तरफ से ऐसी कोई रिक्वायरमेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप फर्म के लिए नहीं होती, बट बहुत सी पार्टनरशिप फर्म्स जो हैं वो अपने इंटरनल अकाउंट्स वो बनाती हैं। तो अगर वो अकाउंट्स आपको मिल जाते हैं, आप उनकी बैंक स्टेटमेंट, उनकी विदहोल्डिंग और स्टॉक की चीज़ें जो हैं वो सारी लें। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कंपनी है तो अगर ये वाले डॉक्यूमेंट्स भी आपको मिल जाते हैं तो इट्स मोर देन एनफ। बिजनेस इंडिविजुअल के लिए भी अगेन वही है कि वो अगर वो अपना स्टॉक, विदहोल्डिंग, स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स जो है, अकाउंट्स से मुराद मेरे मुकम्मल अकाउंट्स हैं, वो अपने अकाउंट्स की या तो समरी आपको देगा या वो अपने तमाम लेजर्स जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो उनकी मदद से जो है वो आप जो आपने फाइलिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। तो ये कुछ फ्यू डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड हैं जब भी आप रिटर्न फाइल करने लगें। अकॉर्डिंगली आप ये रिक्वायरमेंट अपने क्लाइंट से जो है या आप अपने बिज़नेस की ख़ुद कर रहे हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स अगर मौजूद होते हैं तो इट्स मोर देन एनफ कि आप जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड है, ये एपिसोड थी जिसमें हमने सिंपली आपको थोड़ा वार्म अप किया, आपको ये बताया कि आपके लिए ज़रूरी क्या है, प्रेक्विजिट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें बुनियादी थी जो आपको पता होनी चाहिए जब भी आप किसी नई कंपनी की रिटर्न के लिए तैयारी करते हैं या फ़ाइल करने जा रहे हैं। अब इसी सीरीज़ की जो हमारी अगली नेक्स्ट एपिसोड 2 होगी उसमें हम टर्नओवर को डिस्कस करेंगे, रेवेन्यू को डिस्कस करेंगे, उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, और अगर एक कंपनी जो है वो FBR में रजिस्टर्ड है तो वो रेवेन्यू के लिए क्या एहतियातें करे, और अगर वो प्रोविंसेस में भी है तो कम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है, फिर उसे क्या करना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट के साथ कैसे टैली करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू की फ़िगर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब आप वो रिटर्न के अंदर मूव करते हैं तो उससे पहले कुछ चेक्स होने चाहिए। वो चेक्स कौन कौन से होंगे ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और इट्स टाइम टू साइन अप। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रिकॉशंस का आप जब भी रिटर्न अपनी वर्किंग करेंगे इसका ख्याल करेंगे, और उम्मीद करता हूँ अगर आप ये तमाम प्रिकॉशंस को मीट करते हैं तो आप जब भी रिटर्न फाइल करेंगे वो एक्यूरेट होगी, उसमें गलती और एरर का जो रेट है वो कम से कम होगा। और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी आपका मसला है आप कमेंट बॉक्स में आए हमें बताएं कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसी लगी। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।